हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने 1 to 14 टर्म्स को पढ़ा है और फर्स्ट पार्ट का जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हमारे पास पार्ट 2 की जो 15 टर्म्स है, गुड्स, द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस डील इन, भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर बिजनेस भी डील कर रहा है वो उसके लिए गुड्स है। द आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर पर्पस ऑफ रीसेल एंड नॉट फॉर यूज इन द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स, भी ऐसी आइटम्स जो हमने परचेज कर रखी है रीसेल के पर्पस से और जिसका हमने यूज बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए या बिजनेस के लिए नहीं करना, तो वो चीज हमारे लिए गुड्स होगी। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे फॉर ए फर्नीचर डीलर है, ठीक है, परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल इज टर्म एज गुड्स। तो फर्नीचर डीलर जो परचेज करता है चेयर और टेबल तो उसके लिए वो गुड्स है। नाउ हो गया है 16 टर्म्स हमारे पास, क्रेडिटर्स। द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म्स फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मतलब जो क्रेडिटर जो शब्द है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या उस पर्सन को या फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमने गुड्स उधार में खरीद रखा है, क्रेडिट में खरीद रखा है। एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम, और जिसको भी तक पेमेंट भी हमने नहीं करी। 17 टर्म है हमारे पास, परचेजेस। द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील। बिजनेस जिस गुड्स के अंदर डील करता है, अगर हम उस चीज को खरीद रहे हैं तो उसके लिए परचेज वर्ड हमारा यूज होगा। 18 टर्म है हमारे पास, सेल्स। द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। जो सेल जो वर्ड्स है हमारा वो वहां यूज होगा उस गुड्स के लिए जो गुड्स हमने रीसेल के पर्पस से परचेज कर रखा है। 19 टर्म है हमारे पास, डेटर्स। The term debtors represent those persons or firms to whom goods have been sold on credit। जो टर्म हमारा डेटर है, जो डेटर जो टर्म है हमारी वो रिप्रेजेंट करती है उस व्यक्ति को और पर्सन को जिन्हें हमने उधार माल सोल्ड किया है। एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और जिनसे अभी तक पेमेंट आनी बाकी है, मतलब पेमेंट अभी तक ली नहीं गई है। देन 20 टर्म है हमारे पास, सेल रिटर्न। सम कस्टमर माइट रिटर्न दी गुड्स सोल्ड टू देम। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्हें हमने माल पहले बेचा होता है और वो माल हमें रिटर्न कर देते हैं कि बाई चांस जैसे गुड्स हमारा डिफेक्टिव होगा तो कस्टमर हमें माल को वापस कर देता है, तो वो हमारे लिए सेल रिटर्न है। दीज आर टर्म एज सेल रिटर्न्स, या इसे रिटर्न इनवर्ड्स कह सकते हैं। रिटर्न का मतलब है वापसी, इन का मतलब है कि फर्म की तरफ, तो फर्म की तरफ वापसी हो रही है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक फर्म है और कस्टमर है, फर्म ने माल सोल्ड करा कस्टमर को तो इसे कहते हैं सेल, और जब कस्टमर ने माल वापस कर दिया फर्म को, इसको कहते हैं सेल रिटर्न। तो इसी तरीके से रिटर्न इनवर्ड है कि फर्म की ओर आ रही है रिटर्न, तो इसलिए इसे रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं। नाउ 21 है हमारे पास टर्म्स, परचेज रिटर्न। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, खरीदा हुआ माल जब हम सप्लायर को वापस कर देते हैं, ठीक है, तो दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। तो ये हमारे लिए परचेज रिटर्न है। अब इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। नाउ 22 है टर्म हमारे पास, स्टॉक या इन्वेंट्री। द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। स्टॉक में ऐसे गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है जो कि हमने परचेज कर रखा होता है रीसेलिंग के पर्पज से। एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड, और जो कि अभी तक अनबिका है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अभी तक वो अनबिका है हमारा माल। द स्टॉक में बी ऑफ 2 टाइप्स। स्टॉक हमारा 2 तरीके से हो सकता है, एक है ओपनिंग स्टॉक, एक है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक जो अकाउंटिंग पीरियड है 19 to 20 है और 20 to 21 है हमारे पास। जैसे इसका अकाउंटिंग पीरियड में हमने 1 अप्रैल 19 को हमने 1 लाख का माल परचेज करा है, तो परचेज करा है और हमने सोल्ड कर दिया 80,000 का। तो देन जो रिमेनिंग हमारे पास जो बचा हुआ है 20,000, जो साल के एंड में हमारा माल अनबिका है, तो वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो देन इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी?
डेफिनेशन है हमारे पास, द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। साल के शुरू में जो हमारा माल अनबिका था वो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक है। वेयर इज द टर्म क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। और साल के एंड में जो हमारा माल अनबिका होगा वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा। टाइप्स ऑफ स्टॉक इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर के केस में 3 टाइप्स का हमारा पास स्टॉक है। फर्स्ट इज हमारे पास रॉ मटेरियल, इट्स इंक्लूड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग देम इन दी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो हम स्टॉक खरीदते हैं वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है, बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड, और जिसका भी यूज भी नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल्स इज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस, इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म। तो इसका मतलब है कि गुड्स हमारा अभी सेमी फिनिश्ड फॉर्म में है। वर्क इन प्रोग्रेस रेफर टू पार्टली कंप्लीटली गुड्स दैट आर स्टिल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो रेफर कर दी है कि हमारा जो गुड्स है अभी पार्टली कंप्लीटेड हुआ है और जो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है। थर्ड है हमारे पास फिनिश गुड्स, इट्स इंक्लूड द स्टॉक ऑफ दोज गुड्स विच हैव कंप्लीटली प्रोसीड्स एंड आर रेडी फॉर सेल बट आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो इट्स इस स्टॉक के अंदर, तो फिनिश गुड्स का मतलब ये हो गया कि ऐसा गुड्स जो बिल्कुल बनकर पूरा तैयार है और रेडी है सेल के लिए, बट आर लाइंग अनसोल्ड, लेकिन अभी वो अनबिका है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। नाउ 24 टर्म है हमारे पास कॉस्ट। द टर्म कॉस्ट यूज्ड फॉर असेट्स एंड रिसोर्सेज। तो असेट्स और रिसोर्सेज के लिए हमारा कॉस्ट का यूज किया जाता है शब्द का। तो अब इसके अंदर जैसे परचेजेस प्राइस, अगर असेट्स का जो परचेजेस प्राइस है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्रेट या कैरीज का जो एक्सपेंसेस होंगे, ऐड कर देंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। जब इन सभी खर्चों को ऐड कर देंगे देन वो हमारी कॉस्ट होगी। 25 टर्म है हमारे पास वाउचर। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो सपोर्ट करता है किसी भी ट्रांजेक्शन को, तो वो हमारे लिए वाउचर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैश परचेज करते हैं तो उसके लिए हम कैश मेमो तैयार करते हैं, क्रेडिट परचेज के लिए इनवॉइस और पेमेंट के लिए रिसीप्ट। तो 26 है हमारे पास डिस्काउंट, इट इज ए रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू बायर। भी यह एक तरह की रिबेट और अलाउंस है जो कि सेलर द्वारा बायर को दिया जाता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, तो इसके 2 टाइप है हमारे पास। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय ए सेलर टू इट्स कस्टमर एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब जब एक डिस्काउंट सेलर द्वारा अपने कस्टमर को भी फिक्स परसेंटेज पे दिया जाता है और लिस्ट प्राइस पर जो दिया जाएगा गुड्स की, दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के अंदर इस डिस्काउंट का रिकॉर्ड हम नहीं करते। सेकंड है हमारे पास इसमें कैश डिस्काउंट, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो मतलब है कि इसका जब हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं कि भाई हमारी जल्दी पेमेंट कर दे, तो उस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। 27 टर्म है हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम जीएसटी भी कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एटसेट्रा हैव बीन मर्ज इनटू ए सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी। मतलब कि हमारे पास सभी तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो मर्ज हो चुके हैं एक सिंगल टैक्स में जिसको हम जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी इज पेड, परचेज के टाइम हम जीएसटी पेड करते हैं और जीएसटी इज कलेक्ट एट दी सेल टाइम, मतलब सेल के टाइम हम जीएसटी को कलेक्ट करते हैं। तो इसका एक फुल चैप्टर है वो हम बाद में पढ़ेंगे। देन 28 टर्म है हमारे पास बैड डेब्ट्स। तो इट इज द अमाउंट दैट हैड बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर। अब एक डेटर का मतलब ये है कि जिसको हमने उधार माल बेच रखा है, तो उधार माल का जो पैसा हमें मिलना था अब वो इरिकवरेबल है, मतलब नहीं मिलेगा। तो जो पैसा हमें नहीं मिलता उसको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। 29 है हमारे पास इंसॉल्वेंट, ए पर्सन और एन एंटरप्राइजेज विच इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। मतलब एक पर्सन और एंटरप्राइजेज जो कि अपने डेप्ट को पे करने की पोजीशन में नहीं है उसको हम इंसॉल्वेंट कहेंगे।
30 टर्म है हमारे पास सोलवेंट, जो कि बिल्कुल अपोजिट है 29 टर्म का। तो ए पर्सन और एन एंटरप्राइजेस विच इज इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट इज कॉल्ड सोलवेंट। एक पर्सन और एंटरप्राइजेस जो कि अपने डेप्ट को पे करने की पोजीशन में है तो उसे हम सोलवेंट कहेंगे। 31 टर्म है हमारे पास रिवेन्यू। रेकरिंग और रेगुलर इनकम इज रिवेन्यू। तो इट इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ रेंट एटसेट्रा। 32 टर्म है हमारे पास टर्नओवर। तो टर्नओवर मींस टोटल सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जितनी भी हमारी टोटल सेल है वो हमारी टर्नओवर होगी। हमारे पास टर्म 33 लाइव स्टॉक। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल्स और हॉर्सेज आर नोन लाइव स्टॉक। तो मतलब डोमेस्टिक एनिमल हो गए जैसे कैटल्स हो गए या हॉर्सेज हो गए, वो हमारे लिए लाइव स्टॉक हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बिजनेस के लिए कोई एक डॉग रखा हुआ है ताकि भी रखवाली करे, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो लाइव स्टॉक है। तो देन हमारे ये थी टोटल 33 टर्म्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।